कैमफैक्ट एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। तो देखो, इससे पहले अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो हम एनएमआर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे ऐप के अंदर, और जो बचे हुए हैं मिसलेनियस पोर्शन, जैसे हम बात करें इनऑर्गेनिक एनएमआर में ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स का जो एनएमआर स्पेक्ट्रा होता है वो हम यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर यूवी स्पेक्ट्रा की बात की जाए तो यूवी स्पेक्ट्रा आपका ख़त्म हो चुका है, सही है। दूसरा फिजिकल मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की जाए तो रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, सही है ना। तो देखो, अब मैं बात करने जा रहा हूँ आज के इस लेक्चर में ऑर्गेनिक आईआर की, सही है ना। एक हमने फिजिकल आईआर पढ़ा था बेसिकली, जहाँ हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं उसका एप्लीकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, सही है ना, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके पास किसी भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में यूजफुल होती है, सही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज का जो ये लेक्चर है वो हमारा है ऑर्गेनिक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि ऑर्गेनिक आईआर की बात करेंगे। तो ध्यान देना, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक आईआर की, तो यानी कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम कैसे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, वो बातें हम यहाँ सीखेंगे, सही है। तो सबसे पहली बात अगर मैं यहाँ बात करूँ, सबसे पहला सवाल हमारा क्या होता है, यहाँ पे जनरली आप कहते हो स्पेक्ट्रा में जनरली आपके पास ट्रांजिशन होता है, एब्जॉर्प्शन और एमिशन आपके पास होता है। तो यहाँ पे आप बोलते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन होता है मैटर के साथ। तो इन केस ऑफ आईआर, ऑर्गेनिक आईआर की बात करें या फिर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की बात करें, तो हम वहाँ पे ये कहते हैं यहाँ पे आपके पास बेसिकली इंफ्रारेड आईआर रेडिएशन का इंटरेक्शन होता है मैटर के साथ, सही है। और जनरली दूसरा, हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम सिलेक्शन रूल की बात करते हैं, और वहाँ हमने ये सीखा था कि आपके पास होता क्या है कि वो मॉलिक्यूल आपके पास आईआर स्पेक्ट्रा शो करते हैं जनरली जिनमें आपके पास चेंज इन डायपोल मोमेंट आपका नॉन जीरो होता है, या फिर हम ये कहते हैं जिनके पास वो कंपाउंड जिनके पास डायनेमिक डायपोल मोमेंट होता है। तो सबसे पहला सवाल तो आपका आईआर स्पेक्ट्रा से यही बनता है कि कौन से कंपाउंड ऐसे होंगे जो आपके पास आईआर स्पेक्ट्रा शो करते हैं और कौन से कंपाउंड ऐसे होंगे जो आईआर स्पेक्ट्रा शो नहीं करते। तो ये हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में भी डिस्कस किया था। होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल को छोड़ के, एक्सेप्ट होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल को छोड़ के सारे के सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं उनमें आपके पास चेंज इन डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। तो फॉर ए कंपाउंड टू बी आईआर एक्टिव मस्ट हैव डायनेमिक डायपोल मोमेंट, या फिर हम ये कह सकते हैं मस्ट हैव चेंज इन डायपोल मोमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वो कंपाउंड जिनका डायपोल मोमेंट चेंज होता है वो सारे के सारे आईआर एक्टिव होते हैं। तो पहली बात तो दिमाग में ये याद रखना, जब हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप ये बोलते हो फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी रोटेशनल एक्टिव मस्ट हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट, वहाँ पे हम परमानेंट डायपोल मोमेंट की बात करते हैं। लेकिन आईआर स्पेक्ट्रा के अंदर हम किसकी बात करते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर किसकी बात करते हैं, वहाँ हम बात करते हैं मस्ट हैव डायनेमिक डायपोल मोमेंट। तो आपसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा, मान लीजिएगा आपको यही कह दिया कि बताइएगा कि इनमें से बताओ कौन सा कंपाउंड आपका आईआर एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। तो मान लीजिएगा मैंने ये लिखा, आपको एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे SF6 लिखा, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे CHCl3 लिखा, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपका CH4 लिखा, और मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल O2 लिखा। आपसे ये पूछा जाए बताओ इनमें से आईआर इनएक्टिव कौन है। तो ध्यान देना, आईआर इनएक्टिव समझना बिल्कुल आसान है, आपको बताया था ध्यान देना क्या बताया था, जो आपके पास एक्सेप्ट होमोडायाटोमिक मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्ट होमोडायाटोमिक मॉलिक्यूल ऑल मॉलिक्यूल्स आर आईआर एक्टिव, ऑल मॉलिक्यूल्स आर आईआर एक्टिव। ध्यान दीजिएगा, समझना एक बार, यानी कि होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल को छोड़ के सारे आईआर एक्टिव होते हैं। तो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल में ऐसा क्या होता है, तो बेसिकली होमोडायटोमिक की बात की जाए, मान लो H2 है, N2 है, O2 है, तो देखो इन मॉलिक्यूल में क्या खास बात होती है, इनका जो चेंज इन डायपोल मोमेंट होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम ये भी आपका जीरो के बराबर होता है। और आईआर एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल मस्ट हैव डायनेमिक डायपोल मोमेंट, यानी कि उनका डायपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए, लेकिन इनके पास चेंज इन डायपोल मोमेंट भी क्या होता है, जीरो। तो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल सारे के सारे क्या होते हैं, आईआर इनएक्टिव, सही है ना। दूसरा
अगर मैं बात करूँ, आप जनरली आप ये भी पढ़ चुके हो, हमने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन पढ़ा था। आपने ये भी पढ़ा था कि रोटेशनल एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, मॉलिक्यूल मस्ट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, पढ़ा था ना हमने वहाँ पे। तो वहाँ पे आप ये कह रहे थे, अब जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आपके पास रोटेशनल इनएक्टिव होते हैं और IR एक्टिव होते हैं। इसका अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, मान लो मैंने आपको बोला C डबल बॉन्ड O CO2 है, तो आप ये कहते हो भाई साहब CO2 मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या होता है, 0। तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट 0 है, तो ये वाला कंपाउंड तो आपका क्या हो गया, रोटेशनल इनएक्टिव। लेकिन ये वाइब्रेशनल क्या होता है, एक्टिव। क्यों? क्योंकि इसके पास, कंपाउंड के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट तो इसका 0 है, इसलिए रोटेशनल इनएक्टिव हो गया। लेकिन इसके पास डायनेमिक डाइपोल मोमेंट है। तो अब ये डायनेमिक डाइपोल मोमेंट कैसे चेंज होता है, कैसे आपका डाइपोल मोमेंट किसी कंपाउंड के लिए चेंज हो जाता है टाइम के साथ, तो वो हम सारी बातें यहाँ पे करेंगे। तो ये सवाल था आपसे पूछा जाए सिंपली, बतीन में IR इनएक्टिव कौन है, तो आप फोकस करो केवल होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल पे, तो आपका क्या हो जाएगा, O2 आपका आंसर हो जाएगा। जनरली देखो, इनमें से ये जो सवाल जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपके IIT एग्जाम में जब स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन हुआ था तो यही से आपका सवाल पूछा गया था। तो आपके पास MSc एंट्रेंस की बात की जाए, DU BHU की बात की जाए, तो वहाँ पे बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके आगे हम डील करने वाले हैं CSIR नेट में क्या पूछा जाएगा, और आपके हर केमिस्ट्री से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि IR जो है, ऑर्गेनिक IR का जो इंट्रोडक्शन है वो आपके BSc के सिलेबस में है। तो कॉमन सी बात है, मास्टर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो वहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन है ही, सही है। तो देखो अभी तक आपसे पहला सवाल आपसे पूछा जाए, बताओ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रीजन इंटरेक्ट करता है, तो आपका जवाब होगा इंफ्रारेड, सही है। दूसरी बात, फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी IR एक्टिव मस्ट हैव डायनेमिक डाइपोल मोमेंट, सही है। फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी रोटेशनल एक्टिव मस्ट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। और एक बात और भी मैंने बताई थी जब हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा पढ़ रहे थे, कि वो कंपाउंड जो ना तो रोटेशनल एक्टिव होते और ना वाइब्रेशनल एक्टिव होते हैं, ऐसे कंपाउंड कौन से होते हैं, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल। क्योंकि होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल का परमानेंट डाइपोल मोमेंट भी 0 होता है और इनका डायनेमिक डाइपोल मोमेंट भी 0 होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यानी कि कहने का मतलब ये जब हम पढ़ते हैं तो फिर आपने सीखा था रमन स्पेक्ट्रा, यानी कि जो ना तो रोटेशनल एक्टिव होता और ना वाइब्रेशनल एक्टिव होता, वो रमन एक्टिव होता है। और वो हम रमन स्पेक्ट्रा में अच्छे से इनको पढ़ चुके हैं। तो ये कंपाउंड जो होमो डायटोमिक होते हैं जनरली आपके पास रमन एक्टिव होते हैं, वहाँ पे हमने पढ़ा भी था, सही है। अब सुनिएगा अब जो मैं यहाँ पे कहानी शुरू करने वाला हूँ, इन केस ऑफ ऑर्गेनिक IR, जो फोकस रहेगा हमारा वो रहेगा ऑर्गेनिक IR पे। तो देखो सबसे पहली बात ध्यान देना, हमारे पास होता क्या है, आपने ये कहा जनरली यहाँ पे जब आपके पास IR रीजन, ध्यान देना, IR रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है, तो वहाँ पे जो ट्रांजिशन होता है वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में होता है। दूसरी बात, अब जनरली यहाँ पे हम कोई भी मॉलिक्यूल में कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक IR की बात करें या फिर किसी भी कंपाउंड के IR की बात करें, तो जनरली वहाँ पे मॉलिक्यूल आपका वाइब्रेशन में जाता है। तो वहाँ पे क्या होगा, जनरली वहाँ पे, अब देखो सुनना ध्यान से, कोई भी कंपाउंड है, ध्यान देना, जैसे ही IR के इंट्रैक्शन में जाएगा तो वहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन तो होगा। दूसरी बात, कोई भी कंपाउंड है उसमें कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट है वो अपनी एक पर्टिकुलर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी रखता है, सही है ना। अब वो जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो अपने पास रखता है, यानी कि कॉमन सी बात है, हमने पढ़ा हुआ है और फिजिकल स्पेक्ट्रा में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, μ = 1/2 पाई √ K/μ। हम ये बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले की बात करते हैं और फिर इसको वेव नंबर में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे C से डिवाइड कर देते हैं। ध्यान देना, ये आपका वेव नंबर बनता है, सेंटीमीटर यूनिवर्स में आता है। तो वहाँ पे हम ये कहते हैं कोई भी बॉन्ड है वो अपनी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी रखता है। अब जनरली हम ये कहते हैं कोई भी बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उस बॉन्ड की जो आपके पास वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आएगी वो उतनी ही ज़्यादा आएगी। तो वहाँ पर आपके पास वाइब्रेशनल मोड हमें ऑब्जर्व होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वाइब्रेशनल मोड की, तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि आपके पास ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा के अंदर जो टोटल वाइब्रेशनल मोड आते हैं वो किन किन हिस्सों में बटे हुए हैं, सही है। जनरली इनको हम फंडामेंटल बैंड भी बोलते हैं। तो यहाँ से आपके पास कंक्लूजन ये निकल के आया
कि आपके पास जनरली अब किसी भी कंपाउंड में आपके पास बॉन्ड की बात की जाए, कोई भी कंपाउंड है, मान लीजिएगा ये है CH बॉन्ड है, तो जनरली आपके पास ये मॉलिक्यूल को IR रेडिएशन ऑब्जर्व करने के लिए क्या कंडीशन है भाई साहब, इस बॉन्ड के लिए आपके पास जो चेंज इन डायपोल मोमेंट है विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। अदरवाइज किसी भी बॉन्ड में आपके पास चेंज इन डायपोल मोमेंट आपका जीरो हो जाता है तो वो आपका IR इनएक्टिव होता है, यानी कि वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता। जैसे होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल था, यहाँ पे इस बॉन्ड के लिए चेंज इन डायपोल मोमेंट जो है वो आपका ज़ीरो है, तो इसलिए ये आपके पास क्या हो गया, IR एक्टिव। ऐसे अब कोई भी कंपाउंड है उसमें आपके पास बॉन्ड तो बहुत सारे होंगे, तो IR की जो हमें इंट्रैक्शन होगा इंफ्रारेड किस बॉन्ड के लिए एब्जॉर्ब होगा, कहाँ पे आपके पास एब्जॉर्प्शन एमिशन होगा, तो उस बॉन्ड के लिए होगा जिस बॉन्ड में आपके पास चेंज इन डायपोल मोमेंट क्या हो, नॉन जीरो। सही है, अब चलता हूँ मैं आगे। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं ऑर्गेनिक IR की बात करूँ तो ये तो आपको पता चल गया, यहाँ पे इंट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के IR रीजन का। सही है, तो यहाँ पे अब हम आपको पता है ऑर्गेनिक IR बेसिकली यहाँ पे आपके पास जनरली वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे पास जो बैंड ऑब्जर्व होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन कौन से बैंड यहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फंडामेंटल वाइब्रेशनल, ध्यान देना, फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड, कि आपके पास यहाँ पे जो फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड है वो क्या क्या हो सकते हैं जब कोई भी कंपाउंड आपका IR के इंटरेक्शन में जाता है। तो जनरली यहाँ पे ध्यान देना, जनरली यहाँ पे हम दो बातें डील करते हैं, ध्यान देना, दो प्रकार के बैंड यहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं, ध्यान देना। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक हमारे पास होता है स्ट्रेचिंग मोड, ध्यान देना भाई, एक हमारे पास क्या होता है स्ट्रेचिंग मोड। ग्रुप थ्योरी में भी आप पढ़ते हो, ग्रुप थ्योरी में भी आप IR का एप्लीकेशन पढ़ते हो, ध्यान देना, स्ट्रेचिंग मोड। और दूसरा यहाँ पे हमारे पास होता है बेंडिंग मोड, यानी कि कहने का मतलब ड्यूरिंग द वाइब्रेशनल मोशन जब आपके पास इंटरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशन का, जो आपके पास मॉलिक्यूल है उसमें क्या क्या चेंज हो सकता है। तो जनरली यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रेचिंग मोड। स्ट्रेचिंग मोड में क्या होगा, आपके पास जो बॉन्ड होंगे मॉलिक्यूल के उनकी बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाएगी, यानी कि स्ट्रेचिंग मोड में आपके पास क्या चेंज आएगा, चेंज इन बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग मोड में तो क्या होता है चेंज इन बॉन्ड लेंथ, और जो बेंडिंग मोड होते हैं यहाँ पे आपके पास क्या होता है चेंज इन बॉन्ड एंगल, चेंज इन बॉन्ड एंगल, ये आपके पास होता है। तो स्ट्रेचिंग बॉन्ड में तो आपके पास क्या होता है चेंज इन बॉन्ड लेंथ, और जो आपके पास बेंडिंग मोड में होता है वो आपके पास होता है क्या चेंज इन बॉन्ड एंगल। अब जनरली स्ट्रेचिंग मोड की बात की जाए तो ये भी जनरली दो तरीके से होते हैं, एक आपने सुना होगा सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एक आपने सुना होगा सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा आपने यहाँ सुना होगा एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ध्यान दीजिएगा, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो एक एक बात मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का मतलब क्या है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का मतलब क्या है, और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कैसे चेंज होती है। सही है। दूसरी बात बेंडिंग मोड की अगर बात की जाए तो बेंडिंग मोड भी भाई साहब दो तरीके से होते हैं यहाँ पे, एक तो हमारे पास जो बेंडिंग हो रही है इन प्लेन बेंडिंग हो जाए, इन प्लेन बेंडिंग, और एक हमारे पास होती है आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग, ध्यान देना। अब देखो यहाँ से पहला सवाल आपके पास क्या बनता है कि आपके पास जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आएगी तो वो आपके पास स्ट्रेचिंग मोड के लिए ज़्यादा आएगी या बेंडिंग मोड के लिए ज़्यादा आएगी। तो ये कॉमन सी बात है, ध्यान देना, कोई भी कंपाउंड है, ये मान लो कोई भी आपके सामने एक मॉलिक्यूल है, तो आप ये बताओ इसको बेंड करना आसान होता है या फिर स्ट्रेच करना आसान होता है। तो जनरली आपको एनर्जी कहाँ ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो स्ट्रेचिंग में आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आती है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, आपसे पूछा जाए कि भाई साहब स्ट्रेचिंग बैंड के लिए ज़्यादा आएगी या फिर बेंडिंग मोड के लिए ज़्यादा आएगी, तो जनरली जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो जनरली आपकी स्ट्रेचिंग मोड की हमेशा
ज़्यादा आएगी, किससे? बेंडिंग से। हम आगे पढ़ेंगे भी, आप किसी भी बुक में जब डाटा देखोगे तो वहाँ जो स्ट्रेचिंग मोड होता है उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू बेंडिंग। इसको आप सिंपल समझ लेते हो, ये मॉलिक्यूल है, इसको बेंड करना आसान होगा, स्ट्रेच करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी जहाँ आपको चाहिएगी वहीं पर आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होगी ज़्यादा आएगी। सही है। अब सुनना भाई, इसके बाद अगर मैं बात करूँ 1 बाय 1 मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्ट्रेचिंग मोड की, ध्यान देना। उसके बाद हम एक एक बात और भी डिस्कस करेंगे, कितने नंबर ऑफ मोड आएंगे वो भी हम देखेंगे, ध्यान देना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली बात सुनना चाहिए, आपसे अगर पूछा जाए, समझना यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है, आपसे अगर ये पूछा जाता है स्ट्रेचिंग मोड की बात करता हूँ, ध्यान देना। तो स्ट्रेचिंग मोड IR के अंदर आपने पढ़े 2 आते हैं स्ट्रेचिंग मोड। एक तो आपके पास कैसा स्ट्रेचिंग हो जाए भाई, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो जाए, और एक आपके पास है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो जाए, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ध्यान देना। तो बेसिकली एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होगा, मान लीजिएगा आपके पास ये मॉलिक्यूल था AB2 मॉलिक्यूल था, सही है। आपने क्या किया, जब हम वाइब्रेशनल IR का इंटरेक्शन करवाएंगे तो इस मॉलिक्यूल में आपके पास चेंज क्या हुआ, मान लीजिएगा ये दोनों बॉन्ड लेंथ आपकी बढ़ गई और ये दोनों बराबर बढ़ी, तो दोनों डायरेक्शन में आपके पास चेंज इन बॉन्ड लेंथ क्या आया, सेम। तो यहाँ पे ये जो मोड रिप्रेजेंट कर रखा है ये कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, सही है ना। दोनों तरफ आपके पास जो स्ट्रेचिंग हुई है वो क्या हुई है, सेम। दूसरी बात अगर हम बात करें यहाँ पे एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की बात की जाए भाई साहब, तो आप क्या बोलोगे, मान लीजिएगा यहाँ पे आपके पास स्ट्रेचिंग ज़्यादा हो गई और इधर इस बॉन्ड में चेंज कम आया, सही है ना। दूसरा आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको हमने इधर लिया और इसको हमने इधर लिया। तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जिसमें आपके पास अनसिमेट्रिकल बॉन्ड लेंथ में चेंज आए, सही है। सिमेट्रिक जिसमें बॉन्ड, जो भी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड है उनमें जो बॉन्ड प्रेजेंट है उनमें जो चेंज इन बॉन्ड लेंथ है हर एक में क्या है, सेम। दूसरी बात, अब आपसे इनमें पूछ ले कि आपके पास जो स्ट्रेचिंग मोड है उनमें आपके पास जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हो किसके लिए ज़्यादा आती है, तो जनरली आपके पास एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में आपके पास एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है। तो यहाँ इसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आएगी वो आपकी ज़्यादा आएगी। इसके बाद मैं बात करता हूँ तो ओवरऑल आपके पास कंक्लूजन क्या निकल के आया, सबसे आगे एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, उसके बाद सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और सबसे पीछे बेंडिंग मोड। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का डाटा आता है, ध्यान दीजिएगा, सही है। इसके बाद चलता हूँ आगे। तो आपने बोला किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं, हमारे पास किस बॉन्ड के लिए हमें पीक ऑब्जर्व होती है, तो उसमें जिस बॉन्ड के अलोंग आपके पास चेंज इन डायपोल मोमेंट आपका नॉन जीरो होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको IR स्पेक्ट्रा के अंदर एब्जॉर्प्शन होगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे बेंडिंग मोड की। तो सबसे पहली बात आपने ये बोला बेंडिंग भी 2 तरीके से होती है भाई साहब, क्या, एक इन प्लेन बेंडिंग और एक आपके पास आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग, ध्यान दीजिएगा, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। सुनिएगा, अब इन प्लेन बेंडिंग की बात करें तो यहाँ पे आपके पास 2 प्रकार के मोड आपके पास ऑब्जर्व होते हैं, 2 प्रकार की इसमें कैटेगरी पढ़ी जाती है, ध्यान देना। एक आपके पास होता है सीजरिंग, ध्यान देना भाई, एक आपके पास क्या होता है, सीजरिंग, और दूसरा आपके पास यहाँ पे होता है रॉकिंग। यानी कि इन प्लेन बेंडिंग में 2 तरीके की कैटेगरी हमने पढ़ी है, ध्यान देना। पहले तो बेंडिंग में आपके पास क्या होता था, चेंज इन बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पे आपने ये देखा इन प्लेन बेंडिंग सीजरिंग होगा और रॉकिंग होगा। अब सीजरिंग की बात की जाए, ध्यान देना, सीजरिंग का मतलब क्या है, तो सीजर आपको सबको पता होगा, कैंची। तो यहाँ पे जो बॉन्ड का जो आपके पास जो मूवमेंट होगा वो आपके पास जनरली ये इन प्लेन बेंडिंग है। तो मान लीजिएगा ये 2 बॉन्ड आपके पास थे, ध्यान दीजिएगा, ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये दोनों आपके पास सेम डायरेक्शन में ऐसे मूव करें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन, ये इधर जाए ये इधर जाए, दैट इज सीजरिंग। यहाँ पे अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, ध्यान देना, मान लो हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल था,
ABO टाइप, ध्यान देना ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल था ABO टाइप। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये भी इस डायरेक्शन में मूव करे और ये भी इस डायरेक्शन में मूव करे, यानी कि आपके पास जो बॉन्ड की जो मूवमेंट है वो आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर जैसे सीजर कैची चलती है, ये इधर ये इधर, तो ये हमारे पास कौन सा मोड हो गया, सीजरिंग मोड हो गया, सही है। और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड एंगल बात करेंगे तो चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। दूसरा रॉकिंग की बात की जाए तो रॉकिंग में क्या होगा, जनरली हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल था, अब यहाँ पे जो बॉन्ड मूवमेंट होगा उसको हम सेम डायरेक्शन में लेके जाएंगे, ये इधर गया और ये इधर गया, यानी कि प्लेन बेंडिंग तो है लेकिन बॉन्ड मूवमेंट विल बी इन सेम डायरेक्शन। इसमें प्लेन में ही है, ये दोनों प्लेन में ही थे, लेकिन बॉन्ड मूवमेंट जो है वो आपकी अपोजिट डायरेक्शन में है। इसके बाद मैं बात करता हूँ आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग की। तो आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग की बात की जाए तो यहाँ पे दो तरीके से पढ़े जाते हैं, एक वैगिंग और एक ट्विस्टिंग। ध्यान देना, इसमें भी हम दो तरीके की फ़ोटो बनाएंगे, समझना। एक मैंने यहाँ नाम लिया वैगिंग, तो वैगिंग का मतलब क्या है और बेसिकली ट्विस्टिंग का मतलब क्या है, ध्यान देना। ट्विस्टिंग, वैगिंग और ट्विस्टिंग की अगर बात की जाए तो ये दोनों मोड जो हैं वो आपके पास आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग है, ध्यान देना। यानी कि इसमें क्या होगा, देखो वैगिंग का मतलब क्या है, ये किसी मॉलिक्यूल में आपके पास दोनों ये थे, इस प्लेन में थे पहले, सही है, ये दोनों बॉन्ड आपके पास ऐसे अबाव आ जाए, यानी कि ये वाला। तो जनरली यहाँ पे क्या होगा, सुनना भाई, यहाँ पे देखो, समझना एक बार, यहाँ पे मैंने प्लस प्लस लगाया है, यहाँ पे मैं मान चलता हूँ प्लस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अबाउट द प्लेन, और माइनस रिप्रेजेंट बिलो द प्लेन। तो वैगिंग के अंदर जो मूवमेंट होगी बॉन्ड की, उन दोनों की आउट ऑफ प्लेन तो होंगे, लेकिन दोनों बॉन्ड की जो डायरेक्शन होगी, जो मूवमेंट होगी, वो आपके पास दोनों अबाव जाएंगे या फिर दोनों बिलो जाएंगे, तो ये हमारे पास रहेगी। तो यहाँ पे दोनों की मूवमेंट अबाव है। अगर मैं ट्विस्टिंग की बात कर रहा हूँ, किसी चीज़ को हम ट्विस्ट कर रहे हैं, तो ट्विस्ट में क्या होगा, एक को तो अबाव ले गए और एक को बिलो ले गए। तो कहने का मतलब ट्विस्टिंग के अंदर हमारे पास कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक पे हमने माइनस लगा दिया, एक पे हमने प्लस लगा दिया। तो ये आपके पास मोड होते हैं वैगिंग और ट्विस्टिंग, सही है। तो ओवरऑल आपने यहाँ पे ये देखो, ये जनरल बातें हैं यार, में जब आप पढ़ते हो BSc लेवल में, वहाँ पे भी ये सारे मोड पढ़े जाते हैं। तो ओवरऑल आपके पास बात की जाए, आपने कहा कि कोई भी एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें बॉन्ड प्रेजेंट है और उस बॉन्ड के अलोंग आपका चेंज इन डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है, तो वहाँ पे IR रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होगा, और जब IR रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होगा तो वो मॉलिक्यूल वाइब्रेशन मोशन में जाएगा, और जब वाइब्रेशन में जाएगा तो वहाँ पे फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड जनरेट होंगे, और वो स्ट्रेचिंग भी हो सकते हैं और वो बेंडिंग भी हो सकते हैं। जनरली आपने बोला स्ट्रेचिंग की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू बेंडिंग, क्योंकि स्ट्रेचिंग में आपको ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू बेंडिंग। उसके बाद आपने ये बोला कि स्ट्रेचिंग भी दो तरीके से हो सकते हैं, एक सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक। फिर आपने बात की एसिमेट्रिक की जो एनर्जी आएगी वो ज़्यादा आएगी, या फिर जो वेव नंबर आएगा, जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। फिर आपने बात की वैगिंग भी दो तरीके से होती है। वैगिंग में आपके पास क्या बोलते हैं, बेंडिंग में भी आपके पास क्या होता है, स्ट्रेचिंग में चेंज इन बॉन्ड लेंथ और बेंडिंग में चेंज इन बॉन्ड एंगल। ये सारी बातें आपने यहाँ पे डिस्कस की, सही है। अब सुनना जी, अगर मैं बात करूँ जनरली तो इसमें भी देखो, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो यहाँ पे भी आपके पास बॉन्ड एंगल चेंज होता है। रॉकिंग में भी ये जब इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल चेंज होता है। ट्विस्टिंग में तो होगा, एक अबाव जा रहा है, एक बिलो जा रहा है, बॉन्ड एंगल चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे कहानी क्या बन रही है, दोनों अबाव आ गए, तो ये जो बॉन्ड थे, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल था वो चेंज नहीं हुआ। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए, वैसे अगर पूछ ले, बताइएगा किस बेंडिंग मोड में इनमें से बताओ किस में बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता, तो आपका कौन सा होता है, वैगिंग मोड। ये सारी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी हैं। अब मैं इसमें आपको एक दो बातें और डिस्कस करने वाला हूँ, ध्यान देना। अब हमसे पूछा जाए पेपर में, बताओ नंबर ऑफ बेंडिंग मोड और स्ट्रेचिंग मोड आपसे पूछे जाएं, बताओ किसी भी मॉलिक्यूल में कितने होंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या बातें याद रखनी है, ध्यान देना। तो बेसिकली अगर मैं वाइब्रेशनल मोड की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, वाइब्रेशनल मोड की बात करूं तो आप सबने पढ़ा होगा, जनरली ये हम काउंट करते हैं
डिग्री ऑफ फ्रीडम से। तो आपने बात की थी कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसमें आपके पास टोटल मोड आपके पास कितने होते हैं 3n। टोटल मोड कितने होते हैं 3n। और वहाँ पे आप ये कहते हो ये ट्रांसलेशनल भी होते हैं, रोटेशनल भी होते हैं इसमें, और वाइब्रेशनल भी होते हैं। हमें बात करनी है वाइब्रेशनल मोड की। तो वाइब्रेशनल मोड में आप सबसे पहले ये कहते हो कि भाई साहब जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास कैसा है। तो वहाँ पे आप ये कहते हो कि मॉलिक्यूल हमारे पास पहला क्लासिफिकेशन हम ये करते हैं कि लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है। ध्यान देना, समझना। और आपने ये कहा था कि हमारे पास वाइब्रेशनल मोड की बात की जाए तो लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर आप ये कहते हो, ध्यान दीजिएगा, लीनियर में आप ये कहते हो कि आपके पास टोटल मोड कितने होते हैं 3n। और आप ये कहते हो इसमें से 3 तो किस में चले जाते हैं ट्रांसलेशनल में, और 2 किस में चले जाते हैं रोटेशनल में। तो बचे हुए वाइब्रेशनल के हिस्से में कितने आएंगे। आप बोलते हो टोटल कितने थे 3n, इसमें से कितना घटा दें 5। तो यहाँ पे आपके पास जो वाइब्रेशनल मोड होते हैं इन केस ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल कितने होंगे 3n-5। ये आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया गया है, ध्यान देना। अगर मैं बात करूँ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की, तो नॉन लीनियर में आप कहते हो 3 तो ट्रांसलेशनल में जाएंगे और 3 रोटेशनल में जाएंगे। बचे हुए कितने बच गए, टोटल में से कितने घटा देंगे 6। ये आपका होता है नॉन लीनियर में, सही है। अब आप यहाँ पे ये कहोगे ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास आपसे पूछा जाए लीनियर में बताओ मोड कितने होंगे 3n-5। ये आपको अच्छे से क्लियर भी है, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो लीनियर का क्या मतलब है, नॉन लीनियर का मतलब क्या है, तो पहले भी खूब बताया हुआ है, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हो वो थोड़ा ध्यान देना। लीनियर वो होता है मॉलिक्यूल जिसमें सारे के सारे एटम एक ही एक्सिस पे लाई करे, सही है ना। मान लो ये एक्सिस है, इसी एक्सिस पे सारे एटम बैठे हुए हैं, तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया लीनियर, यानी कि सारे एटम 180 डिग्री में ही रहे, सही है। दूसरी बात, अगर नॉन लीनियर की बात करें, इसको छोड़ के सारे के सारे मॉलिक्यूल आपके क्या हो जाएंगे नॉन लीनियर, सही है ना। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने बोला एक अमोनिया हमारे पास एग्जाम्पल है अमोनिया। तो सबसे पहले आपसे ये चेक करना है ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो आपको पता है अमोनिया की अगर शेप की बात करें तो ये तो नॉन लीनियर है, क्योंकि यहाँ पे सारे एटम एक एक्सिस पे नहीं है, क्योंकि आपने मान लो ये एक्सिस मान ली तो ये 2 हाइड्रोजन इस एक्सिस पे नहीं है, तो ये नॉन लीनियर है। तो नॉन लीनियर है तो नॉन लीनियर में सबसे पहले डिग्री ऑफ आपके पास वाइब्रेशनल मोड कितने होंगे, तो वाइब्रेशनल मोड हम नॉन लीनियर में यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है कितने हैं 3n-6। यहाँ पे n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एटम, n क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जब आप n की वैल्यू पुट करोगे, एक मान लो 3 और एक 4 है, n की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे पुट करोगे -6, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितने हो गए 12 में से 6 गए, 6 बच गए, तो वाइब्रेशनल मोड कितने आए 6। अब ऑर्गेनिक IR में हम इनका फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। भाई इनमें से हमें पता है कि वाइब्रेशनल मोड जो आए हैं, यहाँ पे वाइब्रेशनल मोड भी 2 तरह की क्लासिफिकेशन में जाते हैं। एक तो आपके पास स्ट्रेचिंग मोड और एक आपके पास है बेंडिंग मोड। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल के आता है, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूँ 3n-5 की बात की जाए, ये हमारे पास आए तो ध्यान देना, इसमें से जो स्ट्रेचिंग मोड में जाते हैं, स्ट्रेचिंग मोड में हमारे पास जाते हैं n-1। ध्यान देना भाई, पेपर में अगर आपसे पूछा जाए IIT JAM में या फिर आपसे MSc एंट्रेंस में, CSIR नेट में तो ऐसे सवाल नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर बेंडिंग मोड में हम जाएं, तो बेंडिंग मोड में आपके पास होता है यहाँ पे, अब देखो n-1 तो वहाँ चले गए, तो 2n यहाँ से बच गया, 2n-4 आपके पास क्या बच गए बेंडिंग मोड, सही है। ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली अगर नॉन लीनियर की बात करें तो नॉन लीनियर में भी आपके पास 2 तरीके के 3n-6 को बांटा जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्ट्रेचिंग मोड की, ध्यान देना स्ट्रेचिंग मोड की, और यहाँ मैं बात करूँ बेंडिंग मोड की, ध्यान देना। तो स्ट्रेचिंग मोड और बेंडिंग मोड की बात की जाए तो स्ट्रेचिंग मोड में आपके पास कितने चले जाते हैं n-1, और यहाँ पे बेंडिंग मोड की अगर बात की जाए तो बेंडिंग मोड में कितने बच जाएंगे, आप ही बताओ भाई। n-1 यहाँ चले गए तो हमारे पास यहाँ कितने बच गए 2n-5। ये आपके पास आंसर होगा।
तो ओवरऑल ये कंक्लूज़न आपके पास हमने पढ़ा। तो बेसिक सा क्लासिफिकेशन हमने यहाँ आज पढ़ा इस लेक्चर के अंदर, और वहाँ हमने बेंडिंग मोड, स्ट्रेचिंग मोड कितने टाइप के होते हैं, ये सारी बातें हमने सीखी। सही है। इसके बाद आप जनरली अगर बात करें, एक और मैं यहाँ पे काइनेटिक्स की एक बात और डिस्कस कर देता हूँ। काइनेटिक्स में हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी पढ़ते हैं, ध्यान देना। और जनरली हम वहाँ पे बात करते हैं कि जब आपके पास ध्यान देना, अगर आपसे पेपर में पूछा भी जाए, न्यूमेरिकल पूछ भी ले, ध्यान देना, ध्यान से सुनना भाई। यहाँ पे देखो एक बात और यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। बेसिकली आप काइनेटिक्स में पढ़ते हो, ध्यान देना, वहाँ पे हम एक थ्योरी पढ़ते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ध्यान देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है काइनेटिक्स में, ये बात और यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ मैं, ध्यान देना। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में आप ये पढ़ते हो कि जनरली वहाँ पे जब आपके पास कोई भी सबस्टेट मिलके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है उसके बनने में आपके पास एक वाइब्रेशनल मोड आपका लॉस कर जाता है, यानी कि एक वाइब्रेशनल मोड आपका उसके बनने में खर्च हो जाता है। तो यहाँ पे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपके पास वन वाइब्रेशनल, कौन सा मोड, वन वाइब्रेशनल मोड रिड्यूस्ड। तो कहने का मतलब अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि हमारे पास एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है, उसमें बताइएगा नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड कितने होंगे। तो ध्यान देना, अगर आपके पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स लीनियर बनता है, क्या बनता है, लीनियर, या फिर जो आपके पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर बनता है, कैसा बनता है, नॉन लीनियर बनता है, ध्यान देना। तो जब लीनियर बनेगा, लीनियर में वाइब्रेशनल मोड कितने होते हैं, 3n-5, लेकिन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने में इस थ्योरी में एक वाइब्रेशनल मोड आपका कंज्यूम हो गया। तो वहाँ पे आपके पास लीनियर मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल मोड कितने बचाएंगे, 3n-6, और नॉन लीनियर में एक और कम कर दो, कितने बनेंगे, 3n-7। ये तो थी कहानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। अगर पेपर में आपसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए ही पूछ ले, बताइएगा काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, आपसे ये कह दे, एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपके पास ट्राई एटॉमिक, ध्यान देना, यहाँ पे डिस्कस करता हूँ एग्जांपल। देखो भाई, एग्जांपल देखो कैसे सवाल पूछेगा। आपसे कहे एक ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, सही है, और आपसे कहे बताओ भाई साहब इसमें वाइब्रेशनल मोड कितने होंगे। तो आपको पता है ट्राई एटॉमिक है तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 3। दूसरी बात कह रहा है नॉन लीनियर है, बताइएगा वाइब्रेशनल मोड कितने बने। फॉर्मूला क्या है, 3n-7, 3 इंटू n की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 3 -7, 3 × 9 -7 = 2। तो ध्यान रखना, अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए अगर पूछता है तो वहाँ पे एक वाइब्रेशनल मोड क्या हो जाता है, कम। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, सही है। इसके बाद इससे नेक्स्ट जो पोर्शन में डिस्कस करूँगा वो हम बात करेंगे IR के डाटा से, सही है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ आई होंगी इस लेक्चर में। तो फिर से मैं थोड़ी बात बता दूँ, कोई आपसे कह दे कौन सा मॉलिक्यूल IR एक्टिव होगा, फिजिकल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में पढ़ा था, और अब ऑर्गेनिक में मैंने ये बात बताई, फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी IR एक्टिव मस्ट हैव डायनेमिक डायपोल मोमेंट, और होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल को छोड़ के सारे दुनिया में जो भी मॉलिक्यूल है वो IR स्पेक्ट्रा शो करते हैं, सही है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें मोड की, तो मैंने बेसिकली मोड क्लासिफाई किया, ये ध्यान रखना। और ये मोड जो आपको बताएं इनमें कितने नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग होते हैं, कितने नंबर ऑफ बेंडिंग होते हैं। अगली जो IR की क्लास होगी उसमें मैं लेके आऊँगा कि आपके पास जो ऑर्गेनिक IR से जो क्वेश्चन कैसे आते हैं और किसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कितनी आती है। और अब मैं उम्मीद करता हूँ जब आप लेक्चर देखोगे उसी में आपको सारी IR की वैल्यू याद हो जाएंगी, सही है। धन्यवाद।